गर्मी में बंजर जमीन के नीचे गरीब परिवार को मिली ठंडक। अरे सुनो सुनो, जंगल के निवासियों, इस जंगल को छोड़कर कहीं और अपना बसेरा बना लो। हम इस जंगल और पेड़ पौधे को काट रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग और कारखाने बनाना है। भला हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? ये हमारा घर है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और हम इस जंगल को काटने भी नहीं देंगे। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? बिरजू का जंगल के प्रति ऐसा प्यार देख चेतन भी कहता है, देखिए साहब, बिरजू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जंगल से ऑक्सीजन, खाने की वस्तुएं, अन्य नए पदार्थ, जब हम इसे अपने ही कार्यों के लिए काट देंगे तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अकाल, सूखा, बाढ़, अन्य विपत्तियां आ पड़ती हैं। हम सभी यहाँ सुकून से रहते हैं। मुझे आप सभी के मन में यूं जंगल के प्रति प्रेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें सरकार के तरफ से यहाँ ऑर्डर मिला है, जंगल को काटना है, तो हम इसमें आप सभी की कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए। आखिर क्यों जंगल के निवासी अपने गांव को छोड़ जंगल में ही बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस जंगल की कहानी को पिछले भाग से देखना होगा, जहां हरिहर अपनी पत्नी गंगा के साथ आंगन में बैठ बात कर रहा होता है। ओहो भाग्यवान, आज तो गर्मी ने भूचाल मचा कर ही रख दिया है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ये पत्ता भी हिल डुल नहीं रहा है। अजी, लोग भी तो पेड़ पौधों को इतना ज्यादा काट रहे हैं और यूं ही अंधाधुंध कटाई करेंगे तो कहाँ से शुद्ध हवा आएगी। ऊपर से तो हमारे गांव में बिजली की भी उपलब्धता नहीं है ताकि हम पंखा लगवा सकें। अपने यूं दादा दादी की बात करता देख 6 साल का गोलू भी बोल पड़ता है। काश दादी आज हम भी गांव में न रहकर शहर में रहते, तो आज हम भी कूलर के पंखे का हवा खाते और मजे से सोते। सरिता के सास ससुर बड़े ही दुखी मन से अपने हाथों में तार के बने पंखे को डुलाते हैं। वहीं सरिता का पति, जो जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां काट कर बेचता था, अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करता, लेकिन उस दिन वो बहुत निराश व बहुत दुखी मन से आता है। जंगल के पूरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पूरी की पूरी जमीन बंजर भूमि बन जाती है, जिससे गांव के लोग गांव को छोड़कर जा रहे होते हैं। रीमा, सारा सामान बांध लिया ना? जल्दी कर, आज के आज हम ये गांव छोड़ देंगे, बस। जी, कुछ कपड़े लत्ते ले लिए हैं। अगर रास्ते में हमारी बच्चियों को भूख लगेगी तो दे दूंगी। कहते कहते रीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बच्चियां भी अपनी माँ को देखकर वो भी रोने लगी, जिसे देख रीमा कहती है, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, हम अपने गांव दोबारा लौटकर बहुत जल्द आएंगे, देखना तुम। रीमा चल, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस गांव से जाना पड़ेगा। सुरेश सर पर गठरी उठाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के संग अपने टूटे फूटे गरीब से घर को छोड़ देखते ही निकल जाता है। और उनके संग गांव के और लोग भी गांव छोड़कर जा रहे थे। वहीं एक टूटी झोपड़ी के बाहर बैठे हरिहर और गंगा सबको यूं जाते देख कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? अरे अरे मत जाओ हमें छोड़कर। नहीं काका, अब इस गांव में कुछ भी नहीं रह गया है। परिवार के परिवार मरने की कगार पर आ गए। भूखमरी में तो इससे बढ़िया प्रदेश में कमा कर खा लेंगे। भला ये विपदा जो आ पड़ी है तो हम अपने गांव और अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। तनिक भी नहीं सोचा कि कहाँ जाओगे तुम, कैसे रहोगे। काकी, यहाँ आप कुछ नहीं रहा पहले जैसा। और हाँ, मेरा एक शहर में दोस्त है, हम कुछ दिनों वहीं रहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं। इसी तरह पूरा गांव खाली हो जाता है। गांव में बसा इकलौता परिवार हरिहर का ही था।
तभी सरिता अपने मन में सोचती है। सभी गांव वालों के रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, उन्हें रख रहे हैं। हमारे पास भला कौन से रिश्तेदार हैं? हम किसके घर जाए? भला हमें कौन सा रिश्तेदार 2 वक्त का खाना खिलाएगा? अरे बहू, तू किस सोच में पड़ी हुई है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। ऐसे ही पूरा परिवार इस गांव में भयंकर गर्मी के साथ 1-2 दिन काटता है, जिसमें घमौरी सभी परिवार को हो जाती है। भीषण गर्मी के कारण उनका घर ज्वाला जैसा जलता है। गांव में नदी, कुआं, तालाब सूख जाता है। मुझे प्यास लगी है, प्यास के कारण गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो माँ। कहाँ से पानी दूं बताओ? घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। पूरा परिवार यूं ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। तभी ससुर बाहर से आकर कहता है, हाय, इतनी धूप है, तन बदन झुलस गया। हाय दैया, घर को छोड़ वन में ही सही है। बस बहुत हुआ, ना जाने हम कब इस गांव से जाएंगे। हम भी इस गांव को छोड़कर कहीं और रहें, यही हमारे लिए अच्छा है, इसी में हमारी भलाई है। बहू, हम अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे, तू ही बता। माँ जी, आप देख नहीं रही कि इस भीषण गर्मी ने सबका कैसे जीना दुर्भर कर रखा है? यहाँ रहना कितना कठिन है, बेचैनी से नींद भी नहीं आती है। माँ, सरिता बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपनी दशा खुद ही बदलनी पड़ेगी। कोई दूसरा आकर हमारी मदद नहीं करेगा। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। लखन को इतना खुश देखकर गंगा कहती है, अरे क्या हुआ? तुझे क्या सोना चांदी मिल गया है जो तू इतना खुश हो रहा है? अरे नहीं माँ, मुझे रहने का जुगाड़ मिल गया है। कई दिन की भूख और प्यास से पूरा परिवार जंगल की बंजर भूमि में गड्ढा करके रहने लगता है। उन्हें जब भूख लगती है तो वो पास के जंगल में फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। अगले दिन बाप और बेटी दोनों ही जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि बरगद के पेड़ पर बहुत सी मधुमक्खी भिन भिना रही होती है। ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? तुझे नहीं पता क्या बेटा? ये मधुमक्खियां ऊंचाई वाले पेड़ों पर ही अपना छत्ता लगाती हैं। देखो इनका छत्ता, हम ये शहद बेच भी सकते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार कभी बांस के पंखे बनाकर तो कभी लकड़ियों से बनी सुंदर आकृतियों की चीजें बनाकर पड़ोस के गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करते। गांव का एक व्यक्ति आता है। अरे काका, आप यहाँ कैसे रहते हैं? हम यहाँ बड़ी सुकून भरी चैन की नींद लेते हैं बेटवा। क्या मतलब है काका? हरिहर अपने साथ बिरजू को जमीन के नीचे लेकर जाता है, जिसे देख बिरजू कहता है, अरे काका, आप मुझे ये कहाँ ले आए? कितनी ठंडक भरी है इस जगह में। मन करता है मैं यहीं रह जाऊं। ये भूमि का निचला भाग है। और बताओ, गांव के सभी लोग कुशल मंगल तो है ना? बड़े दिन हो गए हैं उन्हें देखे। काका, गांव के सभी लोग बहुत ही तकलीफों भरी जिंदगी जी रहे हैं। शहर में खाने के लिए मोहताज हैं। पूरे दिन काम करना और सेठ उनका खून चूस रहे हैं। उनकी पूरी पगार भी नहीं देते। बिरजू की बातें सुन पूरा परिवार बहुत उदास होता है। तभी सरिता बोलती है, क्यों नहीं माँ जी, हम सभी पूरे गांव वालों को यहीं बुला ले। अरे, जैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं वो भी करेंगे। उन्हें दूसरे के सामने अपने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना। बिरजू बेटा, बहू सही बोल रही है, जाकर गांव वालों को बुला ला। हाँ काकी, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर बिरजू शहर चला जाता है। सभी गांव वालों को हरिहर के जुगाड़ू तरीके बताता है, जिससे सभी गांव वाले गांव में रहने आते हैं और सभी जमीन के अंदर अपना अपना घर बनाते और अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज उस जंगल में कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। अब आगे, क्या ऐसी कोई भी जगह नहीं
जहां हम सभी अपनी सुकून भरी चैन की नींद ले सकें। देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सभी को अपना घर मिले, जिससे कि आप सभी को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। जब तक आप सबको अपना घर नहीं मिल जाता, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सरकारी कर्मचारी ने जो सरकार से निवेदन किया था, उसकी मंजूरी मिल जाती है। पक्की ईंट से बना खुद का घर मिलता है, जिससे सभी खुश होकर धन्यवाद कहते हैं उस कर्मचारी को और खुशी खुशी रहने लगते हैं।